कुछ लोग चाय में दूध मिला के बच्चों को दे देते हैं। वो इसलिए कहती हैं कि साहब उसका कलर चेंज हो जाता है और बच्चा चाय की समझ के पी लेता है। एक टाइम के बाद बच्चे रेजिस्ट भी करते हैं, 3-4 स्पून खाने के बाद रेजिस्ट करने लगते हैं, मना करने लगते हैं। तो क्या बच्चे भूखे रह जाते हैं उससे? बच्चों की आंतें इस लायक नहीं होती हैं कि हम उसको सीधे मैदा दे सकें। काजल लगाने से पेरेंट्स सोचते हैं आंखें बड़ी होती हैं जी, उसकी वजह से वो बीमारियां जो वैक्सीन रूटीन में जो लगती रहती थी, वो बीमारियां जिनको हम बच्चों के डॉक्टर होने के बावजूद भी इक्का दुक्का केस कभी देखने को मिलते थे, मतलब ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गए थे, ऑलमोस्ट उस स्टेज पे पहुंच गए थे, वो दोबारा वापस आने लगी। ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी फ़ोन की बहुत आदत लगाई जा रही है। हम देखते हैं हमारी फैमिली में भी जो बच्चा रहा है, मतलब उसको छोटे से ही छोटा हाथी बड़ा हाथी वाला गाना या बेबी शार्क वाला गाना, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ या फिर मतलब कोई ना कोई ग्रैंड पेरेंट जो होता है वो उसको हनी चटाते हैं, शुभ माना जाता है। जो भी है कराना चाहिए। कितने साल तक जो है बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? माँ का दूध या कोई भी दूध? माँ का दूध। वॉकर में काफ़ी लोग चलाते हैं बच्चों को कि बच्चा चलना जल्दी सीखेगा। सही है? नहीं है। बच्चे जिद करते हैं कि हमें चिप्स खाना है, हमें चॉकलेट खाना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी है। तो ये सब मतलब एक एज के बाद क्या ठीक है देना? पूरे समय बच्चों के आगे पीछे एक कटोरी लेके घूमती हैं। उनका ये रहता है बिल्कुल डॉट 2 घंटे बाद उन्हें अब ये खिलाना है, 2 घंटे बाद अब उनको ये खिलाना है, 2 घंटे बाद ये खिलाना है, 3 घंटे बाद ये खिलाना है। बेबी फूड्स मार्केट में आते हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स के, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। बेबी फूड बच्चे को देना चाहिए? बाहर का मतलब मार्केट का जो है। काफ़ी लोग चाय बिस्किट खिलाते हैं, बहुत प्रोमिनेंट है हमारे घरों में कि चाय बिस्किट ज़रूर खिला देते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। तो ये चाय बिस्किट ठीक है बच्चों के लिए? हाय, वेलकम टू द साक्षी राय पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए शो द साक्षी राय पॉडकास्ट में। और इस शो में हम लगातार आपको नए नए लोगों से मिलाते हैं और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और ये नई पहल हमारी इसीलिए है। हमारा ये नया एपिसोड है और द साक्षी राय पॉडकास्ट में हमारे साथ आज जो हमारे पहले मेहमान हैं वो हैं झांसी के जाने माने पीडियाट्रिशियन और बहुत ही मशहूर डॉक्टर। दूर दूर से लोग यहाँ पर इनको दिखाने आते हैं। इनका हॉस्पिटल भी काफ़ी मशहूर है और काफ़ी बात करें तो काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है इस क्षेत्र में ये इतना आगे बढ़ चुके हैं कि लोग दूर दराज के क्षेत्रों से भी इनको दिखाने आते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है द साक्षी राय पॉडकास्ट में। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, आप पीडियाट्रिशियन हैं और वात्सल्य नाम का हॉस्पिटल चलाते हैं जो कि बहुत ही जाना माना हॉस्पिटल है। तो सबसे पहले तो हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। लेकिन हम जानते हैं आपके बारे में और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आए और फिर आप उठे और आज आप वो सर्विसेज दे रहे हैं झांसी में कि हर छोटे से छोटे परिवार के लोग भी आप तक आते हैं, बड़े से बड़े परिवार के लोग भी आप तक पहुंचते हैं और अपने जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको आपके पास लाते हैं और नॉर्मल जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको दिखाने लाते हैं। थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहेंगे। हम चाहते हैं हमारे दर्शक जो हैं उनको आप बताएं कि आप कहाँ से आगे बढ़े, कब जो आपके बैकग्राउंड है, आपके माता पिता क्या करते थे, फिर आप कैसे बढ़े, कैसे आपने अपनी पढ़ाई करी। थैंक यू साक्षी इस शो में बुलाने के लिए जी। मैं हमीरपुर ज़िले में एक छोटा सा गांव है बिहुनी, वहाँ पे पैदा हुआ हूँ। मेरे माता पिता एक सामान्य पृष्ठभूमि के थे। गांव में एक छोटी सी हमारी दुकान थी, परचून की जिसको हम बोलते हैं। गांव की गलियों में मैं बड़ा हुआ, वहीं पढ़ाई की। प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ से मैंने पढ़ाई की। जूनियर हाई स्कूल जो हमारे गांव में था वहाँ से मैंने कक्षा 8 पास किया। और उसके बाद हमारे गांव के पास में एक कस्बा है खरेला, वहाँ से मैंने अपना हाई स्कूल किया। और वहाँ चूँकि इंटर की व्यवस्था नहीं थी साइंस साइड से, तो खरेला से छोड़ के फिर मैं राठ आ गया और वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट पास किया। इंटरमीडिएट पास करने के बाद जैसे कि होता है कि अब क्या करना है, तो हमारे जो बाबूजी थे, पिताजी, उन्होंने कहा कि तुम्हें बीएससी करनी है। तब तक हमें पता नहीं था बीएससी सीपीएमटी क्या होता है। तो फिर हम बीएससी ज्वाइन करने के लिए लखनऊ में चले गए और लखनऊ में एक इविंग क्रिश्चियन कॉलेज है, वहाँ पे मैंने बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लिया। मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। मतलब आपके पिताजी ने कहीं ना कहीं आपको प्रमोट किया था? जी, शुरुआत पिताजी ने ये कही कि अब राठ से पढ़ाई अब बहुत हो गई और अब जो है लखनऊ जाना है तुम्हें पढ़ने के लिए। तो हमने कहा ठीक है। तो गांव के बैकग्राउंड से हिंदी मीडियम से पढ़ के हम लोग निकले थे और फिर सीधे हम इविंग क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में पहुंच गए, जहाँ पे पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था।
शुरुआत के 2 दिन क्लास में हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो जैसा कि उस समय होता था कि हल्की फुल्की रैगिंग होती थी, तो वहाँ पे हमारी रैगिंग चल रही थी। तो एक सीनियर थे, उनका नाम उदय प्रकाश था, मुझे नाम इसलिए याद है क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। वो इस सेंस में कि जब रैगिंग हुई तो उन्होंने रैगिंग में पूछा कि तुम्हें बीएससी करने के बाद क्या करना है। तो मैंने कहा बीएससी करने के बाद मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का सपना मेरा शुरुआत से ही था क्योंकि मेरे चाचा बीएमएस डॉक्टर थे, डॉक्टर नाथूराम गुप्ता, राठ में बहुत प्रसिद्ध थे। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ था कि मुझे डॉक्टरी करनी है। तो जब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा मुझे CPMT देना है और डॉक्टरी पढ़नी है। तो रैगिंग के दौरान ही उन्होंने मुझे एक झापड़ मारा कि जब तुम्हें CPMT करनी है तो तुम BSc क्यों कर रहे हो, तुम जाके PMT की तैयारी करो। तो उस समय इलाहाबाद में एक कोचिंग हुआ करती थी, कृष्णा कोचिंग, उसका नाम बहुत था CPMT की तैयारी करवाने के लिए और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाने के लिए। तो हमने जो है लखनऊ छोड़ के सीधे लखनऊ से ही इलाहाबाद आ गए अपना सामान लेके। हाँ। जी, घर वालों को यही था कि हम लखनऊ में हैं, लेकिन हम वहाँ से इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद में हमने कृष्णा कोचिंग में एडमिशन ले लिया और तैयारी करने लगे। जैसा कि हर हिंदी मीडियम माध्यम के स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जब इंग्लिश मीडियम के क्लासेस को हम लोग अटेंड करते हैं तो शुरुआत के जो परेशानी होती है इंग्लिश को समझने में और उसको आत्मसात करने में, वो हमारे साथ भी हुई। तो 3-4 महीने तक हमें ये समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ा रहे हैं और हमें क्या पढ़ना है। बिल्कुल। नोट्स जो हम बनाते थे उसमें क्या लिखा है हमें खुद समझ में नहीं आता था। हाँ। क्योंकि हमारी मूल भाषा हिंदी थी और इंग्लिश में लिखना पड़ रहा था। सेंटेंसेस भी हमारे नहीं बन पाते थे। जैसे तैसे उस समय एक डिक्शनरी चलती थी डॉरलैंड। अच्छा। डॉरलैंड की इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी होती थी। जी। तो जो इंग्लिश के वर्ड्स थे उनका हिंदी में क्या मायना होता था ये हम उस डिक्शनरी से पढ़ के समझते थे। अच्छा। और फिर हम उसको पढ़ाई करते थे। तो इस तरीके से हमने हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश में जो पढ़ते थे उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको, मतलब उस टाइम से मेहनत शुरू हो गई। उसी टाइम से मैंने शुरू क्योंकि जो है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको तो मुझे लगता है थोड़ा फिर भी एक प्लस पॉइंट रहता है, लेकिन हिंदी मीडियम से आपने उस वक्त पर इतना सीखा। और डॉक्टर एक ऐसी लाइन है कि इसमें तो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो आपको आज तक नहीं देखा होगा आपने कि कोई हिंदी में लिख रहा है। इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो ये बात सही है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। जितना आसान उनके लिए होता है उतना ही कठिन हम लोगों के लिए होता था हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो जैसे तैसे हम लोगों ने पढ़ाई की। जी। पढ़ाई करने के बाद वो दिन भी आया जब हमें CPMT की परीक्षा देनी थी। हाँ। परीक्षा दी और मेरा सिलेक्शन हुआ। पहले मेरा सिलेक्शन हुआ BMS में। BMS हमने ज्वाइन किया इसमें गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में और वहाँ पे अपनी पढ़ाई करने लगे। हमारे बाबूजी ने पूछा तो हमने कहा हम डॉक्टरी पढ़ने लगे। उनके लिए डॉक्टरी का मतलब था बड़ी डॉक्टरी मतलब MBBS। हाँ। उनकी नज़रों में ये था। फिर जब हम गांव आए छुट्टियों में तो सब लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा हमारा बच्चा आया, देखो बड़ी डॉक्टरी पढ़ रहा है। हाँ। फर्स्ट ईयर में हम आए थे, हमें लगा भाई हम तो BMS कर रहे हैं। उस समय बड़ी डॉक्टरी का मतलब, हालांकि मेरे लिए सारी पैथियाँ बराबर हैं, लेकिन सोचना लोगों का ये था कि जो MBBS कर रहा है वो बड़ी डॉक्टरी कर रहा है। मैं BMS कर रहा था तो एक और मन में ये लगा कि चलो मुझे और पढ़ाई करनी है क्योंकि पहला साल था और पढ़ाई करके मुझे MBBS में सिलेक्शन पाना है। जी। तो ये सिलसिला चला। फिर मैं हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी में जहाँ रहता था वहाँ पे हमारे 2-3 सीनियर थे, उन्होंने मुझे बहुत मदद की और पढ़ाई करते करते फिर अगले साल मैंने फिर MBBS के लिए तैयारी करके परीक्षा दी और मेरा सिलेक्शन हो गया। और इसका भी एक बड़ा अजीब वाकया है, वो आप लोगों के मीडिया से जुड़ा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट आया वो अक्टूबर के लास्ट में आया था। ये 88 की बात है, 1988 की बात है। हमारी दिवाली की छुट्टियां हुई थी और हम हरिद्वार से घर के लिए ट्रेन पकड़ के उरई हम लोग उतरते, उरई से राठ आते थे, आ रहे थे। रास्ते में हमें पता लगा कि रिज़ल्ट आ गया है। अच्छा। हाँ, तो उस समय हमारे पास अमर उजाला पेपर हमारे हाथ में आया तो उसमें हमने देखना शुरू किया। पहले काउंसलिंग नहीं होती थी, सीधे आपको कॉलेज अलॉट होते थे आपके नंबर और रैंक के अनुसार। हमने देखना शुरू किया। एज यूजुअल सबसे अच्छा कॉलेज KGMC मानते थे, उसको देखना शुरू किया हमने और आते 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 चौथे नंबर पे आए तो LLRM मेरठ में एक रोल नंबर था जो मेरा नहीं था।
अच्छा। लेकिन जो 6 डिजिट होते थे उसमें 4 डिजिट सेम थे मेरे, और लास्ट के 2 डिजिट में मेरा 94 था और उसमें 49 प्रिंट था। तो हमने कहा 49 का हुआ होगा सिलेक्शन। तो हम ये मान के बैठ गए कि हमारा नहीं हुआ। तो हम चले जा रहे थे ट्रेन में, बड़े उदास मन से बैठे हुए थे, हमारे साथ हमारे सीनियर भी थे। लखनऊ उतरे हम, तो हमारी जो कनेक्टिंग ट्रेन थी उरई के लिए वो करीब 5 घंटे लेट थी। 5 घंटे लेट थी। तो हमारे जो सीनियर थे बोले यार जनपथ में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट लगा होगा ओरिजिनल, उसमें देखो, क्योंकि तुम कह रहे थे जनपथ लखनऊ में मार्केट है। अच्छा जनपथ। हाँ, वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस हुआ करता था। अच्छा। और वहाँ पे जो नीचे पिलर हैं उनमें रिजल्ट चिपकाया जाता था। ठीक है। तो सब लोग वहाँ जाके देखते थे अपना रिजल्ट, तो ओरिजिनल रिजल्ट वही होता था। तो हमारे बॉस बोले भाई तुम कह रहे तुम्हारा बड़ा अच्छा पेपर हुआ है लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं। मैंने कहा बॉस हुआ तो नहीं, अब ये 94 होता तो अच्छा रहता, ये तो 49 है। बोले अच्छा तुम वहाँ एक बार देख लो, क्या पता देख लो किस किस का हुआ। तो हम गए, और वहाँ से एज यूजुअल पहले नंबर पे लखनऊ, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर चेक किया हमने। मेरठ में जब चेक करते करते पहुँचे तो जो नंबर था वो जिसके 4 डिजिट कॉमन थे और लास्ट में 49 प्रिंट था, वो वहाँ पे 94 था। अच्छा। यानी कि मेरा रोल नंबर था वो। आपको तब रियलाइज हुआ? तब मुझे रियलाइज क्या हुआ, मैं तो चौंक गया एकदम से, करे मेरा रोल नंबर है। फिर मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाल के देखा, उसको मिलाया, जब मेरा ही रोल नंबर था तो मैं खुशी के मारे वहाँ पे रोने लगा। जनपथ में भीड़ लगी रहती थी वहाँ पे, मैं रोने लगा। तो और जो पब्लिक खड़ी थी वो आके ढांढस बनाने लगी कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ाई करो, फिर सिलेक्शन। अच्छा, उन्हें लगा कि आप हुआ नहीं हुआ, उन्हें लगा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो मुझे कंसोल करने लगे कि भाई कोई बात नहीं, फिर पढ़ाई करना, हो जाएगा, ये है वो है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मेरा हो गया है, और ये रोल नंबर अखबार में प्रिंट नहीं था, यहाँ पे ओरिजिनल रिजल्ट में मेरा है। अच्छा। इसलिए मुझे ये मेरे खुशी के आंसू हैं। तो उन लोगों ने मुझे कंधे पे बिठा के घुमाया, बधाइयाँ दी। तो वो ऐसा वाकया जैसे मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बिल्कुल, मतलब ये कहीं ना कहीं आप शायद सीधे देखते उस रिजल्ट को तो आपको उतनी खुशी नहीं होती जितनी ये इस वाकया से। बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरा रोल नंबर नहीं है और वो मेरा निकला। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, यही हमने सोचा कि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी लोगों को ज़रूर पता चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र के बहुत लोग ऐसे हैं जो आप तक आते तो हैं लेकिन उनके पास या तो कम समय होता है, या चूँकि हर कोई आपसे इतने समय के लिए नहीं मिल पाता है कि आपके बारे में पूछ सके, आपके बारे में जान सके। तो कहीं ना कहीं उनका जानना ये ज़रूरी था। हम चूँकि जानते हैं आप पीडियाट्रिशियन हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि पीडियाट्रिशियन असल में होता क्या है। थोड़ा हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि पीडियाट्रिशियन क्या है ये। एक्चुअली जो इलाज के दौरान एक उम्र जन्म से लेके 17-18 साल तक के जो मरीज होते हैं वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आते हैं। उनमें से जो शुरुआत के 1 महीने 1.5 महीने के बच्चे हैं वो नियोनेट्स होते हैं, और उसके बाद वो फिर बच्चे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आ जाते हैं। तो जन्म से लेके 17-18 साल की उम्र तक के जो भी बच्चे होते हैं, उनको जो भी बीमारियां होती हैं, उनके लिए पीडियाट्रिशियंस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है उनकी बीमारियों को समझने की। क्योंकि छोटे बच्चे आपको बताते नहीं हैं कुछ, आपको उनके लक्षणों के आधार पर ये पता करना होता है कि इसको है क्या। तो ये जो उस बच्चे को है क्या, इसकी ट्रेनिंग ये जो होती है ये पीडियाट्रिशियन को दी जाती है। और जो भी हमारे टीचर्स, जैसे मैंने यहीं झांसी से किया है, तो डॉक्टर सेठी हैं, डॉक्टर कौशिक, डॉक्टर शीला लोंगिया हमारे गुरु रहे हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से हमें सिखाया है कि कैसे हमें लक्षणों को पकड़ना है, कैसे बीमारी जानना है, वो अद्वितीय है। तो ये एक तरीका खास तरह का होता है जिससे कि ये सिखाया जाता है कि ये बच्चा अगर रो रहा है तो क्यों रो रहा है। ये भी हम उनके लक्षणों के आधार पे ये पता करने की कोशिश करते हैं कि रो रहा है तो आखिर क्यों रो रहा है, क्या वजह है, और उसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब क्या परेशानी हो रही है, सब आप डायग्नोस इसी तरीके से करते हैं। जी। अच्छा, चूंकि हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले तो शुरू करते हैं, अभी रिसेंट में पूरा नेशनल न्यूज़ बना, इंटरनेशनल न्यूज़ बना हमारा झांसी का अग्निकांड जो हॉस्पिटल में हुआ। वो एक ऐसे ही प्री मैच्योर बेबीज़ जो हो जाते हैं उनके वो वार्ड में हुआ, और हमें बहुत दुखद खबर मिली कि 10 बच्चों की मौत हो गई थी उसमें। जी। उसके बाद जो बच्चे बचे हुए थे उसमें से काफ़ी हमने सुना है कि आपके अस्पताल में आए थे। जी। कितने बच्चे आपके अस्पताल में आए थे? मेरे अस्पताल में 6 बच्चे आए थे। 6 बच्चे। तो कैसा रहा फिर उनका इलाज, क्या हुआ फिर? हाँ, अभी तक तो सब ठीक है। 5 बच्चे मेरे यहाँ से छुट्टी होकर जा चुके हैं आज की तारीख में, जब हम बैठ के यहाँ पॉडकास्ट में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक बच्चा है, वो भी पहले से बहुत अच्छा है, पर ये जो घटना है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और
जो बच्चे गए हैं, जिन माता पिता ने इन बच्चों को खोया है, ये वाकई बहुत कष्टदायी है। और हम एज ए डॉक्टर उनके साथ खड़े हैं, और इसलिए जो लोग बच गए हैं उनका हम पूरी तरह से उनको स्वस्थ कर पाएँ, इसकी तैयारी में हम हैं और इसकी हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुख असहनीय है उन माता पिताओं के लिए, उन परिवारों के लिए जिन्होंने इस लॉस को झेला है। तो सर, आपके पास जब वो बच्चे आए, किस स्टेट में आए थे वो बच्चे? देखिए, 6 बच्चे आए थे, 5 बच्चे रात में ही आए थे। तो एक तो पेरेंट्स बहुत डरे हुए थे, दूसरा उन बच्चों की अपनी बीमारियां तो थीं, जिन बीमारियों की वजह से वो बच्चे वहाँ भर्ती किए गए थे। साथ में जो धुएं की वजह से, जो धुआं जलने की वजह से उनके शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर गया होगा, उसकी वजह से उनको सबको सांस लेने में तकलीफ थी। तो रात को 11-12 बजे के आसपास वो मेरे पास आना शुरू हुआ, और धीरे धीरे सवेरे 6 बजे जब मैंने पता किया तो 5 बच्चे सुबह 6 बजे तक आ चुके थे। और वहाँ का जो स्टाफ था, खास तौर से मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर आराधना कनकने, वो बेचारी रात भर मेरे अस्पताल में रहीं, और सवेरे 6 बजे उनका मेरे पास फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे 5 बच्चे आए हैं और बहुत सीरियस हैं, आपके यहाँ हमने भर्ती किए हैं और वहाँ पे ऐसे दुर्घटना घटी है, उस वजह से यहाँ पे आए हैं। तो उसके फ़ोन आने के बाद मैं सीधा अस्पताल आया, देखा उनको और उनका इलाज शुरू किया, और ईश्वर की दया से और सब कुछ ठीक हुआ। सरकार ने भी पूरी मदद की उन मरीजों की, कोई उन्होंने पैसा नहीं लिया। दवाइयाँ मेरे पास सब मेडिकल कॉलेज से आती रहीं, अस्पताल को हमने फ्री कर दिया था। अच्छा जी, हमारी तरफ से कोई पैसा नहीं लिया गया। मतलब ये जितने भी बच्चों का आपने ट्रीटमेंट सारा किया फ्री है, हुआ जी, कोई आपने इसका पैसा कोई पैसा नहीं लिया, ना हमने लिया, ना जांच में उनके पैसे लगे। दवाइयाँ भी मेडिकल कॉलेज से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हुई। तो जो भी बच्चे थे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हुआ, और अभी भी एक बच्चे का चल रहा है। और उम्मीद करता हूँ मैं कि जिस स्थिति में वो बच्चा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 1-2 दिन में उनको भी हम डिस्चार्ज की स्थिति में ला सकते हैं। बिल्कुल, हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं, और इन सब बच्चों को जो बचे हैं, कम से कम उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो और अब उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इसकी भी उम्मीद करते हैं। ये जो बच्चों का आपने ट्रीटमेंट किया, क्या क्योंकि आपने कहा कि सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, उनके फेफड़ों में धुआं भर गया था, क्या उन्हें आगे कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि जो है आगे कुछ और दिक्कत आए? नहीं आना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जो बच्चे होते हैं, इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। दूसरा, जो धुआं उनके फेफड़ों में भरा होगा, उनको जो नुकसान करना होगा वो उन्होंने कर दिया। अब आगे उनकी जो लंग्स है, उनकी रीग्रोथ ही होनी है, तो इसलिए धीरे धीरे इन चीज़ों से उबर जाते हैं बच्चे। नहीं है, सामान्य तौर पे कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। अच्छा, ठीक है। चूंकि आपके पास सबसे ज़्यादा बच्चे, मुझे लगता है कि नवजात आते हैं, जिनको मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो ऐसे क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं स्टार्टिंग में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा आती हैं, कि बिल्कुल बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद ऐसे क्या केसेस आते हैं जो आपको सीरियस भी लगते हैं और कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? एक्चुअली जर्नी पूछी थी आपने जी, तो मैं उसी क्रम में बताना चाहूँगा। जब मैं झांसी आया था वे बैक इन 2000 में, उस समय प्राइवेट में कोई भी NICU नहीं थी, मेडिकल कॉलेज में एक अकेली NICU थी। मैं जब दिल्ली से SRCP करने के बाद इधर आया, NICU मतलब बच्चों का स्पेशल न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, छोटे बच्चों का जो जिसमें ये दुर्घटना हुई है, प्रीमेच्योर या न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। तो झांसी की पहली NICU प्राइवेट में मैंने शुरू की, और चूँकि मेडिकल कॉलेज में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता था, तो प्राइवेट में मेरे पास भी बच्चे आना शुरू हुए, और धीरे धीरे ग्रो करते करते आज इस स्टेज पे लाए हैं हम उसको, जहाँ पे आप देख रही हो जी। तो इसमें सब तरह के बच्चे आते हैं, कम दिन के बच्चे आते हैं, कम वजन के बच्चे आते हैं, पीलिया के भी बच्चे आते हैं, या ऐसे बच्चे आते हैं जो 6-7 दिन तक ठीक रहे, उसके बाद उनको झटके आने लगे, या उनको उल्टी दस्त हुए और वो सीरियस हो गए, या उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया, या किसी को दिल की दिक्कत है, दिल धड़कने की या नीला पड़ने की दिक्कत है, तो वो आते हैं। तो छोटे बच्चों में जितनी भी बीमारियां हो सकती हैं, सब तरह के बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, और हम लोग उनका इलाज करते हैं, यथोचित जो उपचार होता है उसको हम करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें छोटे बच्चों में, तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम देखते हैं कि आजकल बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं कि बच्चों को हाल पीलिया हो जाता है, बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं। क्या वजह होती है इसकी, कि किस वजह से हो जाता है? साक्षी, एक्चुअली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो हर बच्चे को पीलिया होती है। इसको हम फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल ही होना है, क्योंकि जो उनके लिवर होता है वो इमेच्योर होता है, इसलिए
जो पीलिया है उन बच्चों को होता है, बट ये नॉर्मली होता है। लेकिन ये नॉर्मली तब तक है जब तक उम्र और वजन के हिसाब से उनका लेवल एक सर्टेन लेवल तक जाता है। अगर उसके ऊपर जाता है तो अब नॉर्मल हो जाता है। जैसे एक एवरेज बच्चे की बात करें हम, अगर 2.5 किलो का बच्चा है और उसका 5 दिन का बच्चा है, अगर उसका पीलिया 12 भी आता है तो वो चिंता करने योग्य नहीं है। अच्छा जी। लेकिन यही पीलिया अगर 1.5 किलो के बच्चे का है और दूसरे दिन 12 आता है तो ये चिंता करने योग्य है। तो उसके लिए हमें इलाज की ज़रूरत है। बट अगर 2.5 किलो का बच्चा है, 5 दिन का है और उसका 12 पीलिया है तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत है। जी। अच्छा। तो ये नॉर्मली ही होता है। तो इसका मतलब आम तौर पर लोगों को ये लगता है कि साहब जिसको देखो उसको पीलिया होता है। ये सच्चाई है, सबको होता है, लेकिन किस लेवल पे है इस पे सारा निर्भर करता है। इलाज देना या उसको काउंसिल करके मरीज के पेरेंट्स को समझा के भेज देना। बिल्कुल। तो अब हम कुछ आपसे कुछ मिथ्स और फैक्ट्स पूछेंगे, तो आप उसमें बताइएगा कौन सा मिथ है और कौन सा फैक्ट है। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो बच्चों को लेकर चलते हैं, माँ बाप को भी ऐसा लगता है, बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हर फैमिली में होते, तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोग बहुत मान्यताएं ऐसी जो लोग मानते हैं, उसको करते आते हैं और पुराने लोग भी बताते हैं कि ये करना चाहिए। तो वो बताइएगा आपको कि कौन कौन से आपको पता है कि मिथ हैं और ये फैक्ट्स हैं। पहला, काजल लगाने का बहुत बड़ा ये लोग सोचते हैं कि भाई काजल लगाने से पेरेंट्स सोचते हैं आंखें बड़ी होती हैं। जी। एक्चुअली साक्षी ये एक एल्यूजन है। जब आप काजल लगाते हैं, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में जो हीरोइंस होती थी वो लंबा लंबा काजल लगाती थी। जी। तो ये लगता था उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं। हाँ। बल्कि ऐसा नहीं है। तो काजल लंबा लगाने से एक एल्यूजन लगता है कि उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, बट ऐसा है नहीं। होता नहीं है। होता नहीं है, मतलब मिथ है। मिथ है, बिल्कुल। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है मालिश करते हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी, मतलब तेल से मालिश करना, बहुत टाइट करते हैं कि बोन्स स्ट्रांग होंगी बच्चे की, होता है? बोन स्ट्रांग की बात नहीं है, लेकिन हाँ मालिश डेफिनेटली हेल्पफुल है बच्चे की एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए, उनकी जो मांसपेशियां हैं उनको एक्टिव रखने के लिए। लेकिन बोन्स मजबूत होती हैं ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फैक्ट है कि फैक्ट है, मालिश करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ या फिर मतलब कोई ना कोई ग्रैंड पेरेंट जो होता है वो उसको हनी चटाते हैं, शुभ माना जाता है, जो भी है। कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए। हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो मेडिकल नॉलेज है, वो कहती है कि जन्म से लेके 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। कुछ भी नहीं देना है। ना दही देना है, ना शहद देना है, कुछ भी नहीं। काफी लोग जायफल और ये खजूर वगैरह को भी कहीं ना कहीं घिस के और उसको पिलाते हैं कि हाँ, भाई ये सब कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है। रीजन क्या है सर इसका क्या जो बच्चों की जो इंटेस्टाइन होती है वो इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। अच्छा। वो सिर्फ माँ के दूध को ही पचाने के लिए तैयार रहती है। इन दैट वे अगर माँ का दूध नहीं उपलब्ध है तो उसके पैरेलल जो भी और हम मिल्क देना चाहते हैं उसके लिए, उसके अलावा कुछ और जो दे सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कानों में तेल डालते हैं बच्चों के साफ करने के लिए, कुछ भी, तो कानों में तेल डालना चाहिए? नहीं डालना है। एक्चुअली इनफैक्ट कानों में तेल डालने से बच्चों को नुकसान ही होता है, फंगल इन्फेक्शन बनने की संभावना हो जाती है। और मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, कई बार क्या होता है कि उनको कोल्ड की वजह से कान के पर्दे में सुराख हो जाता है। अगर आपने तेल डाल दिया तो सुराख के जरिए अंदर कान जो होता है उसमें जा सकता है। ये कान हमारा बाहर जितना दिख रहा है इससे बड़ा हिस्सा अंदर होता है। सुनने की मशीन वो अंदर ही होती है, ये सिर्फ साउंड पकड़ने की मशीन है। तो जो मेन मशीन है वो खराब हो सकती है। तो देखने में लगेगा सब काम तो है बट मशीन गड़बड़ है, इसलिए नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अच्छा, वॉकर में काफी लोग चलाते हैं बच्चों को कि बच्चा चलना जल्दी सीखेगा, सही है नहीं है? वॉकर में बच्चे के लिए कैसा है? नहीं, बच्चे के लिए ठीक है। एक्चुअली चलने की जो एक टेंडेंसी वो डेवलप होती है, बट कुछ खतरनाक पहलू भी हैं वॉकर के। बच्चे जब उसमें दौड़ना शुरू करते हैं वॉकर से, तो बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं पता कहाँ हमें रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। वो सीधे चलते चले जाते हैं। और कई बार मैंने देखा, मेरे पास बच्चे लेके आते हैं कि वो चलते चले आ रहे हैं छत से और सीढ़ियों से गिर के और सीधे नीचे आते हैं, उनको चोट लग जाती है। तो वॉकर पे चलाएं, लेकिन साथ ही साथ उनकी सुरक्षा का भी उतना ही ध्यान रखें। अच्छा, चला सकते हैं लेकिन बहुत जल्दी नहीं। 6 महीने पे बच्चों की सिटिंग आती है, वो बैठना शुरू करते हैं। 8-10 महीने के हो जाएं, जब उनको टेंडेंसी खड़े होने की आती है, तब आप इसमें वॉकर उठा सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जो है रात भर बच्चे को नींद लेनी चाहिए, या मतलब इतने घंटे तो सोना ही चाहिए। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, वो उन्हें रात भर की नींद ज़रूरी है? एक्चुअली नींद सबको ज़रूरी है, बच्चों को भी ज़रूरी है,
लेकिन सामान्य तौर पे जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं वो 14 से लेके 20 घंटे तक सोते हैं, वो कोई इशू नहीं है। वो 24 घंटे में दिन में सोते हैं या रात में सोते हैं, इट डजंट मैटर। हाँ, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जो साइकिल होती है वो चेंज होती है। हमारी जो जियोमेट्रिक साइकिल होती है वो चेंज होती है, सर्केडियम रिदम बनती है, फिर बच्चे रात में सोना शुरू करते हैं, दिन में जगना शुरू करते हैं। अच्छा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, बट ऐसा नहीं है कि रात में ही सोना चाहिए। अगर उनकी नींद दिन में आपने पूरी करा दी, रात में नहीं सोएंगे तो अब नॉर्मल कुछ भी नहीं कोई है, अब नॉर्मल नहीं है। बट ये है कि हाँ, आइडियली बच्चे रात में सोते हैं और सोना चाहिए। ह्यूमन टेंडेंसी है कि रात में हम लोग सोते हैं, और ये एक साइकिल होती है जो एक बार बन जाती है तो चलती रहती है। बिल्कुल। अच्छा, आगे बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग होते हैं, मतलब बच्चों को 6 महीने बाद जब खाना खिलाना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ खिलाना शुरू करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे शुरुआत करनी चाहिए जो बच्चा एब्जॉर्ब कर पाएगा स्टार्टिंग में? जी साक्षी, एक्चुअली भारतीय अगर हम उसकी बात करें तो हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं जी। उनमें एक संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार जी। अन्नप्राशन संस्कार 6वें महीने पे हमारे जो पासनी के नाम से ग्रंथ है उसमें लिखा है, पासनी या अन्नप्राशन बोलते हैं उसको। तो उसका मतलब ये देखिए, हमारे जो पूर्वज थे कितने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने उसको एक संस्कार से जोड़ दिया। हाँ, कि आप करोगे ही करोगे, कि आप करोगे ही। और करेगा कौन? वो मामा के घर से चावल आएंगे और चम्मच से मामा खीर बना के, मतलब खीर बनेगी तो मामा उसको बिल्कुल चटाते हैं पहली बार। तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे का शरीर, उसके बच्चे की जो आंतें हैं वो इस लायक हो गई हैं कि दूध के अलावा और भी जो चीज़ें हैं उनको वो डाइजेस्ट करना शुरू कर सके। बिल्कुल। तो ये एक संस्कार है। 6 महीने के बाद हम आमतौर पर इसको शुरुआत करते हैं। अब जैसे आपने सवाल किया कि हमें क्या देना चाहिए, एक प्रोसेस है लिक्विड से सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड से सॉलिड। माँ का दूध होता है या जो भी दूध हम देते हैं, दिस इज लिक्विड। उसके बाद हमें लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक होता है, वो है सेमी सॉलिड। लिक्विड से हमें सेमी सॉलिड पे जाना है, और जब वो सेमी सॉलिड डाइजेस्ट करने लगे तो हमें सॉलिड पे जाना है। तो आइडियली जो हम लोग बताते हैं वो ये है, जो हमें बताया गया है वो ये है कि एक्चुअली जो आप दे रहे हैं वो जगह, इस जगह कुछ अलग होगा, साउथ में कुछ और होगा, ईस्ट में कुछ और होगा, वेस्ट में कुछ और होगा। जगह और वहाँ की उपलब्धता के आधार पे हम लोग इसको देते हैं। हमारे यहाँ हम लोग दाल के पानी से शुरुआत करते हैं। 6-7 दिन दाल देते हैं, कोई सी भी दाल होती है। फिर 6-7 दिन बाद उसकी दाल को फेंट के, दाल को पहले पानी देते हैं, उसके बाद दाल को फेंट के वो देना शुरू करते हैं। फिर घिसा हुआ केला मैश किया हुआ या आलू मसला हुआ ये देना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हर 7 से 10 दिन में एक नई चीज़ उसमें जोड़ते जाते हैं। उसको पहली को बंद नहीं करते हैं, उसको एक चीज जोड़ते जाते हैं और साथ में दूध देते जाते हैं। तो बच्चे की जो नेचुरल डिमांड है उसके अनुसार हम उसके जो खाना है उसको हम मॉड्यूलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेबी फूड्स मार्केट में आते हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स के, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। बेबी फूड बच्चे को देना चाहिए बाहर का, मतलब मार्केट का? हाँ, ये बड़ा सीधा सा सवाल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं देना चाहिए या देना चाहिए। एक्चुअली आप कितने सक्षम हैं अपने बच्चे को, समय की वजह से, सक्षमता मेरी आर्थिक रूप से नहीं, समय आप कितना दे पा रहे हैं अपने बच्चे को। अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड घर का फूड है सेमी सॉलिड तो दैट इज़ गुड। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो मार्केट में भी इस तरह के फूड्स अवेलेबल हैं, वो आप दे सकते हैं। बट इसको एक फैशन, मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड्स बदल रहे हैं। ईश्वर की दया से हमारे भारतीय जो समुदाय है वो संपन्न होता जा रहा है फाइनेंशियली भी। लेकिन मैंने एक उसको आप सकारात्मक बदलाव कहें या नकारात्मक बदलाव, मैं तो उसे नकारात्मक कहूँगा, कि जो गांव की लोग हैं वो कोई भी इस तरह का ब्रांड लेके उसको खिलाने में अपनी इज्जत बढ़ी हुई महसूस करते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं कि साहब शहर में ये लोग खिलाते हैं तो हम भी अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो ये गलत नहीं है, बट मैं उन माँओं से ये कहना चाहूँगा कि जो घर पे आपका उपलब्ध खाना है उसको आप उस तरीके से प्रिपेयर करके दें। जैसे लोग बाग नाम लेते हैं सैरलिक का, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं ले रहा हूँ उदाहरण के लिए। सैरलिक कोई पेड़ नहीं है कि सैरलिक का पेड़ हो, हम सैरलिक तोड़ के बच्चे को खिला रहे हैं। सैरलिक बेसिकली जो हमारे घर में उपलब्ध अन्न है उसको प्रिपेयर करके, मैश करके उसको देने आटा वगैरह से, उसी से बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। बट ये कि वो बना बनाया आपको बनाना है, बस इतना फ़र्क है। मतलब बस इतना ही है, बाकी मतलब वो घर पे बन सकता है। बिल्कुल घर पे ही बनाना चाहिए। मेरे दोनों बच्चों को मैंने कभी नहीं सैरलिक दिया।
मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। तुम्हारी भाभी ने उसको बनाया है और खिलाया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं जब जैसे बच्चे एज में बढ़ते हैं, उनको जैसे अपन ये खाना खिला रहे हैं, एक टाइम के बाद बच्चे रेजिस्ट भी करते हैं, 3-4 स्पून खाने के बाद रेजिस्ट करने लगते हैं, मना करने लगते हैं। तो क्या बच्चे भूखे रह जाते हैं उससे, या फिर उनकी उतनी ही एबिलिटी है खाने की, मतलब उतनी एपेटाइट है? क्या कैसे जज करेंगे हम ये? एक्चुअली ईश्वर ने अपना सिस्टम ऐसा बनाया है कि जब हमारा पेट खाली होता है तो पेट के अंदर रिसेप्टर होते हैं, वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि हमारा पेट खाली है और हमें खाना चाहिए। फिर हम उसको खाना देते हैं जी। और जब वो खाना पेट में जाता है तो हमारे जो पेट के जो सेंसर हैं वो फिर रिसेप्टर हैं, वो फिर ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं कि अब हमारा पेट भर गया है, और वहाँ पे फिर सेंसर स्टिमुलेट होते हैं कि अब हमें खाना नहीं खाना है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। पेट खाली होगा, सेंसर स्टिमुलेट होंगे, खाना खाएंगे, सेंसर स्टिमुलेट होंगे, आप खाना बंद कर देंगे, आपकी एपिटाइट ख़त्म हो जाएगी। आजकल मैं क्या ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो माएँ हैं वो पूरे समय बच्चों के आगे पीछे एक कटोरी लेके घूमती हैं। उनका ये रहता है बिल्कुल डॉट 2 घंटे बाद उन्हें अब ये खिलाना है, 2 घंटे बाद अब उनको ये खिलाना है, 2 घंटे बाद ये खिलाना है, 3 घंटे बाद ये खिलाना है। फिर मेरे पास कंप्लेंट लेके आती हैं कि सर ये कुछ खाते ही नहीं है। मैं पूछता हूँ उनसे ये कैसे कैसे क्या खिलाती हो, तो बताती हैं सर हम ये खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, ये खिलाते हैं। फिर बोले जब नहीं खाते हैं तो हम ज़बरदस्ती पकड़ के उनको खिलाते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें रोज़ाना 4 लोग पकड़ें और रोज़ाना खिलाएं तो तुम 3 दिन तक खाओगी, चौथे दिन लड़ जाओगी कि चाहे कुछ हो जाए मैं खाऊंगा नहीं। यही बच्चों का है। जब तक उनका पेट खाली नहीं होगा उन्हें ये एहसास ही नहीं होगा कि भूख होती क्या है, और जब उन्हें ये एहसास नहीं होगा तो उनकी डिमांड नहीं आएगी। इसके पहले कि उसका पेट खाली हो, उसकी तरफ से डिमांड आए, आप पहले उसको भर देती हो तो खाली नहीं हो पाता है। तो पेट्रोल की टंकी है, कितना आप खाली होने के पहले भर देते हो और सोचते हो भाई हमारी गाड़ी में तो कभी मांगती नहीं है, कभी रिजर्व में ही नहीं जाती। तो रिजर्व में तब जाएगी जब वो खाली होगी। बिल्कुल। अच्छा, हमने जैसे फूड के बारे में डिस्कस किया, ऐसी दूध जो होता है, आपने कहा 6 महीने तक माँ का दूध ही पीना चाहिए। 6 महीने के बाद जो है क्या हम स्विच कर सकते हैं, या फिर माँ का दूध ही पिलाना चाहिए जब तक पॉसिबल हो? देखिए, माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, आप जानते हैं उसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल, इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन्स, ये सब रहते हैं। ईश्वर ने ऐसा बनाया है, प्रकृति ने ये उपहार है छोटे बच्चों की माँ का दूध, कि वो हम बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ मैं 2 पॉइंट गिनाना चाहूँगा। हर दम उपलब्ध है, सबसे बड़ी बात। ना आपको गर्मियों में ठंडा करना है, ना ठंडियों में गर्म करना है। नॉर्मल टेम्परेचर जो बच्चों को चाहिए उस पर उपलब्ध है एनी टाइम। ये 6 महीने के पहले जो बच्चों की डिमांड होती है आम तौर पर माँ के दूध से पूरी हो जाती है। जो उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो माँ के दूध से पूरी हो जाती है, अगर वो पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध उपलब्ध हो रहा है तो किसी और चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के बाद, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे अन्नप्राशन संस्कार की, 6 महीने के बाद हम सेमी सॉलिड उसको शुरू करते हैं और माँ का दूध कंटिन्यू करते हैं। ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे माँ के दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ डिक्रीज होने लगती है, और 1.5 से 2 साल की उम्र तक आते आते मात्रा भी बहुत घट जाती है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लगातार दूध देते रहेंगे बगैर अन्नप्राशन, बगैर सेमी सॉलिड या सॉलिड देते हुए, तो बच्चों में आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें होने का खतरा रहता है। इसलिए 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ हमें और चीज़ें देना ज़रूरी है। कितने साल तक जो है बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? माँ का दूध या कोई भी दूध? माँ का दूध सामान्य तौर पे हम 1.5 से 2 साल तक के लिए बोलते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे टेपर ऑफ करके बंद करने के लिए बोलते हैं। कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट रहते हैं, मतलब उन्हें मिल्क वगैरह से बहुत दिक्कत होने लगती है। हाँ। तो उनको क्या देना चाहिए? लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली 2 तरह की होती है, आपने चर्चा की तो मैं बता दे रहा हूँ। एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो जन्मजात होती है जिसमें हमें लगातार ऐसा दूध देना होता है जो लैक्टोज फ्री होता है, और दूसरी होती है जो सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी कुछ बीमारियों की वजह से हो जाती है, इसमें एक एंजाइम होता है लैक्टेज, उसकी कमी हो जाती है। तो जब हम लैक्टोज मिल्क देते हैं, लैक्टोज के शहद वाला जो दूध देते हैं लैक्टोज मिला हुआ, और लैक्टेज एंजाइम की कमी होने की वजह से वो दूध पचता नहीं है और पतली लैट्रिन के रूप में निकल जाता है। ऐसी स्थिति में मार्केट में जो लैक्टोज फ्री मिल्क फार्मूला है वो उपलब्ध है, वो हमें देना पड़ता है। अदरवाइज जो दूध है उसको हम डाइल्यूट करके दे सकते हैं,
बट वो ग्रेजुअल इफेक्ट आएगा, और जो फार्मूला फीड अवेलेबल है लैक्टोज फ्री वाले वो हम दे सकते हैं, तो इमीडिएटली उससे आराम मिलता है। अच्छा, अगर हम थोड़े से बड़े बच्चों के बारे में बात करें, जब बच्चे बड़े होते हैं उनको कुछ ना कुछ खिलाते हैं पेरेंट्स, तो जो है काफ़ी लोग चाय बिस्किट खिलाते हैं, बहुत प्रोमिनेंट है हमारे घरों में कि चाय बिस्किट ज़रूर खिला देते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। तो ये चाय बिस्किट ठीक है बच्चों के लिए? देखो, मैं अपनी क्लिनिक में देखता हूँ कि 1.5 महीने के बच्चे को भी जो माताएं हैं वो चाय पिलाती हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। 1.5 महीने के बच्चों जी। अच्छा। तो मैं आपके माध्यम से और ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की गलतियाँ ना करें। बच्चों का पेट चाय पचाने के लिए नहीं है, वो माँ का दूध पचाने के लिए है, इससे नुकसान ही होना है। और चाय कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको 1.5 महीने के बच्चे को देना शुरू करें। दूध और बिस्कुट की जहाँ तक आपने बात नहीं, की, 6 महीने के बाद भी अगर हम बच्चों को देते हैं चाय तो नहीं देना, नहीं देना है। नहीं, चाय की जरूरत कुछ लोग नहीं चाय में दूध मिला के बच्चों को दे देते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि साहब उसका कलर चेंज हो जाता है और बच्चा चाय के समझ के पी लेता है। मैंने कहा उसको इतनी समझ नहीं होती है कि ये माँ है कि ये दादी है, और वो चाय और बगैर चाय के मेरे यहाँ भी सर, क्योंकि बच्चा है तो मैं देखती हूँ कि मतलब वो जिद करता है। अभी तो वो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन जब वो छोटा भी था, 2 साल का भी था, तो उसको चाय चाय बोलना आ गया था, तो वो चाय बोलता था कि मुझे चाय पीनी है। वो इसलिए क्योंकि ज़रूर आपके यहाँ आपने या उसकी मम्मी ने, किसी ने भी उसको चाय पिलाने की कोशिश की होगी शुरुआत में, और उसकी वजह से, नहीं तो उसे क्या पता कि क्या चाय होती है। या काफ़ी बार घर के लोग पीते हैं तो बच्चा देखता भी है, जैसे बड़ा होता है तो वो देखता भी है कि ये चाय पी रहे हैं तो मुझे ये चाहिए। हाँ, नहीं, ठीक है। हाँ। तो एक समय के बाद आप दे सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। चाय प्लस मिल्क करके देना आप चाहिए, दे नहीं सकते, देना नहीं चाहिए? दे सकते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो आप मिल्क ज़्यादा डाल के चाय का रूप दे के उसको दे सकते हैं, अगर वो उससे संतुष्ट होता तो। अदरवाइज हम तो मना करते हैं कि इस उम्र पे चाय नहीं देना चाहिए। चाय कॉफ़ी ये बच्चों को देने की चीज़ें नहीं है। आप चाय बिस्किट का बता रहे थे? बिस्किट की बात कर रहा था मैं कि बिस्किट बेसिकली मैदा से बनती है, और मैदा को पचा पाना छोटे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। सामान्य तौर पे जो महिलाएं होती हैं वो बिस्किट इसलिए खिलाती हैं कि वो देखती हैं टीवी में कि बिस्कुट खा के उनका बच्चा टाइगर बन जाता है, स्ट्रांग हो रहा है। ऐसा नहीं है, इनमें प्रचारों में नहीं जाना है हमें वस्तु स्थिति ये है कि बच्चों की आंतें इस लायक नहीं होती हैं कि हम उसको सीधे मैदा दे सकें। जब बड़े हो जाएं तब आप उसको दे दीजिए, लेकिन उसको डाइट मत बनाइए। वो क्या करते हैं साहब, वो 1-2 पैकेट बिस्कुट खा जाता है, आदत ही डाल देती है, रोज शाम को खिलाना है, सुबह खिलाना है। वो क्यों डालती हैं? उनके लिए बड़ा आसान होता है, बाजार से 10 रुपए का मंगा लिया, कुछ करना नहीं, पकड़ा दिया तो आप भी फ्री, मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा भी फ्री। ये है। अच्छा, जो है काफ़ी बच्चे ऐसे होते, मतलब जी जो आपने बताया, ये आपने बोला कि मैदे से बने होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी शुगर भी उनमें होती है, वो भी मतलब बच्चों को शुगर नुकसान करती है। उसको जरूरत नहीं है, एडिड शुगर की जरूरत नहीं है बच्चों को। तो बच्चों को वैसे भी शुगर नहीं देना चाहिए, या एक स्पेसिफिक एज है कि इस एज तक तो प्रिवेंट करना कोई चाहिए? ऐसे एज रिमार्केशन नहीं है, बट सामान्य तौर पे जो हम मिल्क देते हैं उसमें लैक्टोज होता है। लैक्टोज इज ऑल्सो शुगर। वो इट्स अ टाइप ऑफ शुगर। तो हम शुगर तो दे ही रहे हैं ना उसको। और मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है, हम कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर में वो शुगर में ही कन्वर्ट होता है। अच्छा, हाँ। शुगर और फैट में ही कन्वर्ट होता है। जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। हम अगर कुछ भी खाते हैं, चाहे मीठा खाएं, नमकीन खाएं, तीखा खाएं, खट्टा खाएं, फाइनली वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज को हमारा शरीर यूटिलाइज करता है, जो बच जाता है वो फैट के रूप में। हाँ, तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि मैदे से बनी हुई बिस्कुट्स बच्चों को देना चाहिए। और भी एक तरीके के ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, जैसे बिस्किट्स के डाइजेस्टिव बिस्किट्स आते हैं, ऐसे बहुत तरीके के बिस्किट्स आते हैं जिसमें शुगर नहीं होती है, शायद जो व्हीट से बने होते हैं, वो दे सकते हैं? देखिए, व्हीट से बने कोई ऐसा बिस्किट नहीं है जिसमें शुगर ना हो। अगर शुगर नहीं होगी तो बच्चा खाएगा नहीं। अच्छा। क्योंकि टेस्ट, बच्चा क्यों खाते हैं? उसको टेस्ट होता है उसमें। अब मीठा होता है इसलिए खाते हैं, और मीठा क्यों होता है? उसमें ग्लूकोज पड़ा होता है। तो कोई भी ऐसा बिस्कुट, मैं बिस्कुट के विरोध में नहीं, आप लेकिन जो बिस्कुट है उसकी ज़रूरत है नहीं बच्चों को। एक सीमा के बाद आप कभी कभार खा लेना। अच्छा, उसमें भी मान लीजिए कभी कभार आप खाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि लोग उसको एक फूड बना देते हैं कि साहब ये ब्रेकफास्ट में हम बिस्किट देते हैं और शाम को भी बिस्किट देते हैं, ये गलत है। अच्छा, आपने बीच में एक बात बोली है कि लोगों को फ़ोन चलाने की आदत होती है। आपने बोला माँ को बहुत इजी लगता है, बिस्किट दे दिया,
फ़ोन चला लिया, फ़ोन पर ही आ जाते हैं। थोड़ा सा ये बहुत नया ट्रेंड है, चूँकि हम तो यूथ हैं, हम लोग तो यूज़ करते ही हैं, बाकी लोग भी करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी फ़ोन की बहुत आदत लगाई जा रही है। हम देखते हैं हमारी फैमिली में भी जो बच्चा रहा है, मतलब उसको छोटे से ही छोटा हाथी बड़ा हाथी वाला गाना या बेबी शार्क वाला गाना, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाया जाता है कि जो है जिससे उसका मन बहल जाए सब कुछ। तो ये सही है दिखाना? स्क्रीन टाइम वगैरह का कुछ इशू है? साक्षी, एक्चुअली बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया आपने। मैं देखता हूँ अपने हॉस्पिटल में कि अगर मेरे यहाँ 40 बच्चे भर्ती हैं तो उनमें से 35 बच्चे मोबाइल देख रहे होते हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा ट्रेंड है। और दूसरी चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ये ट्रेंड मैंने गांव के बच्चों में ज़्यादा देख रहा हूँ। जो गांव से जो लोग आते हैं हमारे यहाँ इलाज करने, और बच्चा रोया सो उसकी जो माँ है उसने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, और बगल में जो दूसरी महिला बैठी है उसने भी अपने बच्चे को पकड़ा दिया। वो दोनों बातें कर रही हैं और वो दोनों मोबाइल देखने में व्यस्त हैं। दूरगामी परिणाम बहुत ख़राब आने वाले हैं इनके। आँखों की समस्याएं डेफिनेटली बढ़ेंगी, बहुत जल्दी इन बच्चों को चश्मे लगेंगे, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिर्फ आँख पे प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं है, इसके अलावा बच्चों को मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। डिप्रेशन, अवसाद में जाते हैं ऐसे बच्चे। अच्छा। लोनलीनेस में जाते हैं, अकेलापन में रहने की आदत डालते हैं, और धीरे धीरे छोटे बच्चों से और बच्चों से दूर हो जाते हैं। उनकी सारी दुनिया उस मोबाइल फ़ोन में ही सिमट के रह जाती है। ये बहुत ख़राब ट्रेंड है, और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, ये इतनी ख़राब बीमारी आने वाली है, उसको जितने जल्दी आप बचा सकें उतने जल्दी बचा लीजिए, नहीं तो इनकी आंखें तो ख़राब होनी ही होनी है। मानसिक बीमारियां जितनी भी आने वाली हैं उनका हम लोग अंदाज़ नहीं लगा सकते जो आने वाली हैं, और ये आने वाले 10-12 साल में दिखना शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बीमारी मतलब ये फ़ोन चलाने की। फ़ोन चलाने की, इससे सब उनको कुछ देखो, फ़ोन ऐसी चीज़ है कि आप पढ़ती होंगी, सुनती होंगी, वो देखते चले जा रहे हैं, उनको ये एहसास नहीं होता कि पीछे से ट्रेन आ रही है, वो कट के मर जाते हैं। बिल्कुल। तो इतना ज़्यादा नुकसान है। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। पर उन बच्चों को सिखाने के लिए कहीं ना कहीं स्पेशली माँ बाप जो है, मतलब पेरेंट्स हमारे आसपास हैं, उनको बहुत कंट्रोल करना उनको कंट्रोल के अलावा खुद पर भी खुद को करना पड़ेगा, और उन्हें इन्वॉल्व होना पड़ेगा बच्चे के साथ। कोई बच्चा मोबाइल तभी पकड़ता है जब उसकी पेरेंट्स उसके साथ खेलते नहीं हैं। और अगर आप मान लिए 6 महीने का बच्चा, उसे क्या पता मोबाइल क्या होता है, आप शुरुआत करते हैं, वो रोया, आपने उसको दिखा दिया, वो उसको पैसिफायर की तरह यूज करता है, और धीरे धीरे उसको उसकी लत पड़ जाती है। और जब किसी चीज़ की लत पड़ जाती है तो उससे छूटना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मैंने देखा है, जैसे ही आप मोबाइल खींचेंगे और वो क्राई करना शुरू कर देगा, और वो आप इसलिए पकड़ा देती हैं साहब, वो रोने लगता है, हम कैसे चुप कराएं। तो सबसे आसान तरीका उन्हें क्या लगता है, उन्होंने मोबाइल चलाया और पकड़ा दिया। तो इसका उपाय क्या है? मतलब स्टार्टिंग से ही आपको फ़ोन दिखाना ही नहीं है, आपको कंट्रोल करना है। आपको देखिए, 6 महीने के बच्चे को फ़ोन क्यों दिखाना है, या हम करें साल भर 2 साल के बच्चे को फ़ोन क्यों दिखाना है? कोई उसकी ज़रूरत की चीज़ तो है नहीं। तो उसको हम लोग फ़ोन इसलिए देते हैं कि वो फ़ोन में बिजी हो जाए और रोए ना, और हम अपने काम कर लें। तो घर में अब चूंकि ये फ़ोन का ट्रेंड इसलिए और बढ़ रहा है कि धीरे धीरे जो परिवार है वो न्यूक्लियर होते जा रहे हैं। पेरेंट्स 2 हैं, मम्मी पापा हैं, एक बेटा है। पापा अगर ऑफिस गए, मम्मी अकेली, उसे काम करने हैं, तो बेस्ट तरीका क्या है, उसने मोबाइल पकड़ा दिया। बट कैसे भी हमें इन सब चीज़ों को रोकना है, अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य अच्छा रखना है तो। अच्छा, जैसे कि छोटे बच्चों की तो बात अलग है, लेकिन जैसे कि बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, उसके बाद अगर बच्चा ज़िद करता है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ना कुछ तो ऑप्शन चाहिए, पूरे टाइम पेरेंट्स भी नहीं समय दे पाते हैं, तो क्या कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं कि जो बच्चों को मतलब वो एक्टिविटीज़ अपन करा सकते हैं जिससे जो है वो हेल्दी भी रहें और कहीं ना कहीं उनका ये स्क्रीन टाइम कम रहे, फ़ोन से दूर रखने के लिए? देखिए, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए आपको उन बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसके साथ के उस एज ग्रुप के और जो बच्चे हैं उनका आप ग्रुप बना के उनको खेलने के लिए कह सकते हो। वो आप यकीन मानिए कि वो बच्चे उस ग्रुप में खेल के इतना एंजॉय करेंगे कि वो मोबाइल सब भूल जाएंगे। लेकिन आजकल क्या है कि मोहल्लों में भी, कॉलोनीज़ में भी पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, इसमें गार्डन्स में खेल नहीं देते हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन लग जाएगा, ये हो जाएगा। जबकि उनको ये नहीं पता कि जितने ज़्यादा एलर्जेंट से बच्चा
उनके संपर्क में आएगा, गुजरे आएगा, उतनी ही उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ये अच्छा, मतलब ये मतलब बहुत ज्यादा बचाना भी अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल अच्छा मतलब थोड़ा खेलने दीजिए, बिल्कुल खेलने इन्फेक्शंस में भी अगर वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आता ही है खेलने देना चाहिए, तो इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उनको गंदगी से बचाएं। लेकिन हम कहें साहब वो पार्क में ना खेलने जाए, तो ये गलत है ना। पार्क में खेलने से उसका, हमने तो सबने खेला है, सबने खेला है। पार्क में खेलने से, मैं तो गांव का हूँ, हम तो नदियों में घूमते थे, जंगलों में, खेतों में घूमते थे। पार्क में खेलने से उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा और फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। ये पेरेंट्स नहीं समझते हैं। भागेगा, दौड़ेगा, बैलेंसिंग आएगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। अच्छा, अभी जो है बच्चों का हमने क्योंकि ये देखा है कि ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है बच्चों में, छोटे बच्चों से भी, मतलब 7-8 साल तक की उम्र में भी बहुत ऐसा होता जा रहा है। इसकी कोई खास वजह? यही वजह है, ओवर फीडिंग। अच्छा, बच्चा हमारा कुछ खाता नहीं है, ये कंप्लेंट रहती है, और हर 3 घंटे में उसे खिलाना है। भाई आप अगर देखें, बड़ों की बात अगर हम करें तो अब तो 3 मील निर्धारित हो गए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। पहले जो हम गांव के रहने वाले हैं 11 बजे खाना खाते तो शाम को 7 बजे खाना खाते, 2 ही मील रहते थे। बीच में हमारी माँ कहती थी अगर हम कुछ खा लेते थे कि तुमने मुंह जूठा कर लिया है, जाके पानी पी के आओ। तो ये बेसिकली मुंह जूठा करना वहाँ पे अपराध माना जाता था कि आपको पानी पीना पड़ेगा, मुंह जूठे आप घूम नहीं कर सकते। बैठ के आपको खाना होता था, बैठ के खाओ आप और उसके बाद पानी पियो और जाओ। बीच में आप कुछ नहीं खा सकते, नहीं तो आपको फिर पानी पीना पड़ेगा। उसको मुंह जूठा करना मतलब डांट पड़ती थी, मुंह जूठा क्यों कर लिया। इसका मतलब ये था कि आपको 2 या 3 बार खाना खाना है, जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। अब क्या होता है, जंक फूड अवेलेबल है, घर में भी भांति भांति के खाने बनते हैं, मम्मियाँ एक से एक बनाती हैं, वो हो गया। प्लस जोमेटो होगा, स्विगी हो गया, ये सब ऑर्डर करने की फैसिलिटी हो गई। और एक पीयर प्रेशर होता है, अच्छा वो फलानी चीज़ खा रहा है मैं भी खाऊंगा। बेसिकली हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, अगर उससे ज़्यादा हम लेते हैं तो हमारे शरीर में वो फैट के रूप में जमा होता है, जैसे मैंने पहले बताया। इसलिए मोटापा बढ़ता है। आप उनकी पेट को ऐसे पकड़ के देखिए, चबरी जो चर्बी होती है वो पकड़ में आएगी, स्किन नहीं आएगी, और वो जो फैट है उत्तर बढ़ता जा रहा है। बच्चे सेडेंट्री हो गए, बैठने वाला उनकी एक्टिविटी हो गई, मोबाइल देखा, फ़ोन देखा है, देखना है, टीवी देखना है, और भर भर के खाना है, और भांत भांत का खाना है। और मम्मियाँ उसको जो है बड़ा अपना सौभाग्य समझती हैं, समझना भी चाहिए। आज काम नहीं करना पड़ा नहीं, ये सौभाग्य समझती हैं कि हम अपने बच्चों को ये भी खिला रहे हैं, ये भी खिला रहे हैं, ये मतलब अच्छी बात है। लेकिन उसको पचाना भी तो जरूरी है ना। अगर वो पचाएंगे नहीं तो धीरे धीरे वो इकट्ठा होता जाएगा और उसको नुकसान करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि पहले भूखमरी थी वो एक बीमारी थी अपने यहाँ, अब वो तो कुछ हद तक अभी भी है, लेकिन बहुत कम हुई है सरकारों के प्रयासों से। लेकिन अब एक नई बीमारी ओबेसिटी आती जा रही है, उसकी वजह से बच्चों पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए जी। अच्छा सर, निमोनिया के भी बहुत केसेस आते हैं बच्चों में, और काफ़ी बार हम देखते हैं कि निमोनिया के जो केसेस आते हैं, मतलब वो बाबा वगैरह के पास लोग चले जाते हैं, और भी मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे उपाय लोग करते हैं जो बाबा वगैरह वाले करते हैं, जो मतलब गर्म छल्ले वगैरह लगा देते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। तो ये कुछ फ़र्क इससे पड़ता है, नहीं पड़ता है, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर आप आधुनिक विज्ञान की बात करें तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन पहले समय में ऐसा रहा होगा, और कहीं कहीं ऐसा लिखा भी हुआ होगा कि इस तरह के गर्म छल्ले लगाने से शरीर की जो सर्दी है वो छल्ले उसको सोख लेते हैं और वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। मैं तो पिछले 30-32 साल से बच्चों का इलाज कर रहा हूँ, और मेरे पास सैकड़ों की तादाद में इस तरह के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 2-2, 4-4 महीने के बच्चे आते हैं, जिनको आप पेट खोल के देखेंगे तो कम से कम 10 जगह गोल छल्लों से आते हैं, बिल्कुल किए हुए आते हैं, और इतनी बुरी स्थिति में आते हैं कि उनको बचाना मुश्किल पड़ता है। एक तो बीमारी का उसके शरीर पे दुष्प्रभाव, उसके बाद जो आप ये जला देते हैं छल्लों से, उसका दुष्प्रभाव, कुल मिला के उन बच्चों को ठीक करना हमारे लिए बड़ा कठिन होता है। तो ये मेरा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से आम पब्लिक से अपील है कि इस तरह के इलाज में ना जाएं, और एक जो भी आपके आसपास जो भी डॉक्टर उपलब्ध हो उसके पास जाएं, और यथोचित जो उपचार है वो कराएं। ये छल्लों से
दगवाने से कुछ नहीं होता है और ये बच्चों को कष्ट देना है। आप सोचिए, हम जरा सी तीली से अगर जल जाते हैं तो हम लोग कितना परेशान होते हैं, और उन छोटे अबोध बच्चे जो 3-3, 4-4 महीने के हैं, उनके पूरे पेट में आप 10-10, 15-15 जगह गरम लोहे के छल्लों से दाग लगवा देते हैं। तो ये एक अमानवीयता है और मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ही ये संदेश जाए उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो है आज के टाइम पर देखें तो सबसे प्रोमिनेंट है बच्चों में खांसी जुकाम हो जाता है, बहुत ही मतलब छोटे बच्चों से लेकर लगातार हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उसको भी देखते हैं कि कुछ ना कुछ टाइम के बाद होता ही रहता है। तो उसकी वजह क्या है? एक्चुअली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है, बहुत कम होती है। तो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई, जो भी पैथोजेंस होते हैं, जो रोग पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं, उनके संपर्क में आते ही वो उनसे ग्रसित हो जाते हैं। आमतौर पे जो खांसी जुकाम बुखार होता है वो फ्लू जिसको हम बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एक वायरस होता है, उससे होता है, और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन ये अपने आप ठीक हो जाता है। देखो, हमारे जो पुराने लोग थे कितने समझदार थे, वो कहते थे जुकाम को पक जाने दो और उसके बाद इसका इलाज कराओ, अगर ठीक नहीं होता है तो। हमारी बाई कहती थी, माँ मतलब बाई, हम अपनी यहाँ बोला जाता है बुंदेलखंड में बाई, बुंदेली में मदर को बाई बोलते हैं जी। तो हमारी बाई कहती थी इस बात को कि जुकाम को पक जाने दो। यहाँ तक कि मैं डॉक्टरी पढ़ के आ गया और मुझे कोल्ड हुआ तो भी वो कहती थी दवाई नहीं खाना, पक जाने दो, इसको ठीक हो जाए, अपने आप ठीक हो जाएगा। होता था 90% केसेस में जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि जो वायरस होता है उसकी लाइफ ही 4 से 5 दिन होती है, उसमें ख़त्म हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जो नए ज़माने के लोग हैं उनको लगता है कि आज सुबह जुकाम हुआ और शाम को ठीक हो जाना चाहिए। वो जो नेजल डिस्चार्ज है उसको सहन नहीं कर पाते हैं और उसको दवाई दिलवाते हैं। डर भी जाते हैं कुछ पेरेंट्स। एक्चुअली डर इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि निमोनिया ना हो जाए। निमोनिया अलग है, जुकाम सिर्फ हमारी नाक के ऊपर वाले जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अपर हिस्से में होता है, निमोनिया नीचे होता है, नीचे एकदम से नहीं पहुंचता है। 3-4 दिन बाद सामान्य तौर पे जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तब आपको इलाज कराना चाहिए, ये मेरा कहना है। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि सुबह से एक छींक आई और 1 घंटे में डॉक्टर के पास कि साहब जुकाम हो रहा है। अब देखिए, डॉक्टर की मजबूरी समझिए आप अगर समझाएंगे तो कहेंगे लो डॉक्टर साहब के यहाँ गए, उन्होंने कोई दवाई नहीं लिखी, फिर वो दूसरे के यहाँ चले जाते हैं। तो हम लोग प्लेसिबो लिखते हैं। प्लेसिबो मतलब वो दवाई नहीं होती है, लेकिन मरीज के अटेंडेंट को लगता है कि दवाई है, बच्चों को दूसरे तरीके से फायदा करता है। मतलब ये कहीं ना कहीं आप लोगों का एक तरीका है इलाज डॉक्टर्स का तरीका आप आज एक रिवील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दवाई देनी नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक सेटिस्फैक्शन पेरेंट को मिल जाए तो आप लिख देते हैं। और 3 दिन की लिखते हैं कि 3 दिन देखो, अगर आराम नहीं मिले तो बताना। जब नहीं मिलता है तो हम फिर प्रॉपर दवाई देते हैं, अदरवाइज वो ठीक हो जाते हैं अधिकतर बच्चे, उनमें जरूरत पड़ती नहीं। वही मैं ओरिजिन पूछ रही थी आपसे कि मतलब ये सब क्यों होता है, मतलब ठंडा खाते हैं इस वजह से हो जाता है या फिर कोई और? नहीं, मेन कॉज होता है कॉमन कोल्ड। RSV एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है, उससे होता है। उसमें बच्चे बड़े प्रोन होते हैं इसके इन्फेक्शन के लिए। जो ठंडा पानी देते हैं यार या इस तरह की कोई भी चीज़ें खाते हैं, उनसे उनकी टेंडेंसी उससे ग्रसित होने की बढ़ जाती है। बट ऐसा नहीं कि ठंडा पानी पिला दिया तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं पिलाया तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो होता है, होना होता है, वो वायरस का इन्फेक्शन है। सर्दियों में ज़्यादा होता है, इसलिए उसको ठंडे से जोड़ दिया गया। तो जैसा कि आपने कहा है कि थोड़ा सा होने देना चाहिए, है ना, इससे ही इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अगर होता है खांसी जुकाम तो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, बशर्ते उसको बच्चे को सांस लेने में कोई बहुत तकलीफ नहीं हो रही है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है। सांस लेने में अगर नोज ब्लॉक्ड है तो सांस लेने में दिक्कत होगी। हाँ, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको ये भी देखना चाहिए कि सांस लेने में यहाँ पे जोर तो नहीं पड़ रहा है फेफड़ों में। तो अगर मान लीजिए नेजल ब्लॉक है, बच्चा मुंह से सांस लेने लगेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन अगर फेफड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो तब पता लगता है जब फेफड़ों की गति बढ़ जाती है सांस लेने की। अच्छा। तब ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर को दिखाना है। वो निमोनिया की तरफ बढ़ते हैं। वो निमोनिया तो वेल एस्टेब्लिश जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं। ये LRTI लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, जो गले के नीचे इन्फेक्शन है, वो ठीक नहीं होता है, उसका आपको इलाज कराना जरूरी है। बिल्कुल। बल्कि हमने देखा है कि बच्चे जिद करते हैं कि हमें चिप्स खाना है, हमें चॉकलेट खाना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी है। तो ये सब मतलब एक एज के बाद क्या ठीक है देना, या फिर मतलब? देखिए, ठीक तो नहीं है,
लेकिन हम उसको निगेट भी नहीं कर सकते, मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चे अपने दूसरे जो और कलीग्स हैं उनको देख के उस सब की डिमांड करते हैं। तो उसको डिमांड एंड सप्लाई में ज़रूर हमें गैप रखना चाहिए। वो 4 बार मांगते हैं, हम 1 बार दें, उसको उसके नुकसान भी समझाएं। सब तरह के बच्चे होते हैं, जिन्हें कई ऐसे होते हैं जिन्हें आप नुकसान समझाओगे समझ जाएंगे, कई ऐसे जिद पड़ते हैं कि आपको देना ही है। तो ये तो जो 3 तरह की हट होती हैं उनमें से एक हट है, तो हमें उसको पूरी करना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम नियम बना लें कि नहीं साहब देना ही है। वंस इन अ वाइल दे दो, आप बहुत डिमांड कर रहा है तो दे दो उसको। हमें ऐसा भी नहीं है कि नहीं साहब हमारे पेरेंट्स तो कुछ देते ही नहीं है, फलाने के पेरेंट्स बड़े अच्छे हैं, हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है, बच्चों के दिमाग में होता है। अच्छा सर, कहीं हम पूछें कि बच्चे जो हैं कभी कभार बहुत मतलब शैतानी करते हैं तो पेरेंट्स जो है मार देते हैं। आज के टाइम पे ऐसा हो गया, पहले तो बहुत मुझे लगता है मारते पीटते थे, हम लोग भी बहुत पिटे हैं, पिट के ही बड़े हुए हैं, पिट के ही बड़े हुए हैं। लेकिन आज के टाइम पे लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं बच्चों को लेके। सोशल मीडिया ने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझाई है, अच्छी बात भी एक तरफ कि नहीं मारपीट करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मतलब लोग बताते हैं कि रिसर्च में ऐसा पता चला है कि पहले के मुताबिक अब बच्चे थोड़ा ज़्यादा ज़िद्दी होने लगे हैं, थोड़ा ज़्यादा परेशान करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में भी मतलब वो उतने अच्छे से नहीं बढ़ पाते हैं तमाम चीज़ों में। जैसे हम लोग कुछ भी करने से डरते थे कि हमारे पेरेंट्स हमें मारेंगे, तो ऐसा कुछ आपको क्या लगता है इस बारे में, आपका सोचना क्या है? मुझे लगता है कि चूँकि हम लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिली में सिंगल बच्चा होता है या 2 होते हैं मैक्सिमम, अगर 2 होते भी हैं तो पहले 4-5 साल एक ही रहता है, तो पेरेंट्स का सारा फोकस बच्चे के ऊपर रहता है। बच्चे ने एक चीज़ मांगी वो 2 देने के लिए तैयार रहते हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चे अगर उनको नहीं मिलता तो जिद पकड़ने लगते हैं। अगर वो सही चीज़ की जिद पकड़ रहे हैं तो आप पूरी करिए, लेकिन अगर गलत जिद पकड़ रहे हैं तो उनको ये समझाना भी ज़रूरी है कि ये गलत है। देखो, पेरेंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। माता यशोदा थी, जब भगवान श्री कृष्ण शैतानियाँ करते थे तो उनको सजा भी देती थी। मुझे याद है, मैं पढ़ता था तो उसमें ऊखल भी बांधा था उन्होंने। ऊखल क्या होता है? ऊखल होता है पुराने ज़माने में धान की कुटाई के लिए, और एक लकड़ी का ऊखल होता था, उसको कूटते थे, धान चावल निकालते थे। तो भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी बांध के, ऊखल से बांध के उनको सजा दी गई थी, क्योंकि बहुत शैतानी कर रहे थे। तो हमें पेरेंटिंग अपने जो पुराण हैं, जो कथाएं, उनसे भी सीखनी है कि अगर बच्चा गलत कर रहा है तो उसको सजा देना भी ज़रूरी है, लेकिन वो सजा प्रतीकात्मक हो, उसको हर्ट ना करे। ये नहीं कि हम छड़ी उठा के उसको धुलना शुरू कर दें। उसको ये एहसास ज़रूर दिलाएं कि बेटा ये गलत है और आपको ऐसा नहीं करना है। उसको आप हल्की फुल्की सजा भी दें। मैं इसके फेवर में रहता हूँ, हाँ, लेकिन इस फेवर में नहीं रहता हूँ कि आप पकड़ के पिटाई करने लगे, उसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है बच्चों पे। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है, उस गलत को भी आप हंस के टाल दे रहे हैं, तो वो बाल मन है, बच्चों का मन है, उसे लगेगा अरे ये तो अच्छी बात है, तभी हमारे पेरेंट्स इसको मना नहीं कर रहे हैं। तो उसको सहजता से ये लगता है कि जो वो गलत करता है, अगर हम उसको नहीं टोकते हैं तो वो उसको नॉर्मल चीज़ मान के उस पर आगे बढ़ता चला जाता है, जो आगे आने वाले समय में उसके लिए ख़राब होता है। इसीलिए बेस्ट पेरेंटिंग क्या है? सही को सही और गलत को गलत बच्चों को बताना ज़रूरी है। हार और जीत ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये भी बताना ज़रूरी है कि आप हमेशा जीत नहीं सकते, आप हार भी सकते हैं। उससे क्या है, हार अगर बचपन से उसको हम बताएंगे कि आप हार भी सकते हैं और उसका हारना भी ज़रूरी है, तो वो हार को टॉलरेट करने की आदत उसमें आ जाएगी। नहीं तो बड़े में जाके आप सुनते होंगे कि कई लोग इतने बुरी स्थिति में आ जाते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है। इसलिए बच्चों को जब हम पेरेंटिंग करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, हार जीत, लाभ हानि, अच्छा बुरा, इन सबको बताना ज़रूरी है। अगर इनके लिए थोड़ा बहुत हमें पनिश भी करना पड़े तो वो भी ज़रूरी है, करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये सब ठीक है करना, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब नॉर्मल पेरेंटिंग का हिस्सा है। उनको डांटना भी, कभी कभी मारना तो नहीं कहता हूँ मैं, बट थोड़ा बहुत तो प्यार से चपेट मार सकते हैं। ये ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है, बिल्कुल। अच्छा, हम जैसे कि बात कर रहे थे अभी खांसी जुकाम की, हमने बात करी कि क्या ओरिजिन होता है, लेकिन हम बात करें, काफ़ी लोग डॉक्टर्स के आसपास नहीं रहते। आजकल बड़ी सिटीज़ में ऐसा हो गया कि भाई बहुत दूर दूर एरिया हो जाता है, तो नहीं पहुंच पाते हाल ख्याल डॉक्टर तक। या विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में इतने अच्छे अभी सर्विसेज नहीं हैं, या काफ़ी जगह हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों को जिनको खांसी जुकाम हो रहा है, या आपने कहा कि हेविली ब्रीथ करते हैं वो, तो उनको
मतलब घर पे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि तभी के तभी अगर उपाय देना है, और किस स्टेज पर उन्हें आपको आके दिखाना है? जी, ये स्टेज की बात जो आपने की, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटा मोटा जुकाम गांव के बच्चों में मैंने देखा है कि वो पेरेंट्स घर पे ही अपना काढ़ा बना दिया, ये कर लिया, या जो मैंने बताया कि वो पकने का इंतज़ार करते हैं, वो चलता है। शहर के पेरेंट्स ऐसा नहीं है, वो तुरंत भागते हैं डॉक्टर्स के पास। तो गांव के लोगों के लिए मैं खास तौर से इसलिए कहना चाहूँगा कि शहर के लोग तो तुरंत अपने पड़ोस में चले जाते हैं और अवेलेबल भी हैं डॉक्टर्स उनके बगल में। गांव के पेरेंट्स के लिए जब तक सांस की गति बहुत ज़्यादा ना बढ़े, आपको लगे कि सांस नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है, नंबर 1। दूसरा, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये वो पॉइंट है जब हमें तुरंत पहुंचना है डॉक्टर के। उसमें देरी नहीं करनी है। सिर्फ रनिंग नोज है, नाक बह रही है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। सिंपल मेजर्स जो घरेलू है उनको भी कर सकते हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखा लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं बस ये ज़रूर कहना चाहूँगा सबसे कि ये दवाइयाँ हैं, ये दवाई तब तक दवाई है जब तक कि उसको ज़रूरत के मुताबिक हम देते हैं, सही से लिया जाए। जब गैर ज़रूरत के हिसाब से हम ले लेते हैं तो वो फिर आप देखेंगे उस शीशी में लिखा होता है पॉइजन। वो तब जहर हो जाता है जब उसको गैर जरूरी वजह से हम उसको ले रहे होते हैं। टेक अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, यस, नॉट अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। हाँ, मतलब नहीं, काफी में मैंने पढ़ा भी है, बहुत में लिखा रहता है ओनली टेक व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, इसलिए लिखा रहता है। बिल्कुल, क्योंकि जो डॉक्टर है उसे पता है कि इसको कब देना है, किस मात्रा में देना है, बिल्कुल, ये सब चीजें। अच्छा, अगर हम वैक्सीन की बात करें, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों में। कितने टाइम में देनी चाहिए और कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, आप वैक्सीन के बारे में मैं बताऊं उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी बीमारियां पहले होती थीं जो कि अब नहीं है। एक होती थी स्मॉल पॉक्स, जिसको हम बड़ी चेचक बोलते हैं। पूरे चेहरे, आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग हैं चेहरे पे पूरे दाग रहते हैं, तो वो उसके स्मॉल पॉक्स हुई होती है उस समय। स्मॉल पॉक्स ऐसी बीमारी थी जो आपके शरीर की सारा स्किन को पूरे में स्कार बना देती थी, छोटे छोटे निशान छोड़ जाती थी, वो जिंदगी भर रहते थे, गड्ढे। आज भी बहुत सारे बूढ़े लोगों को हैं। ये स्मॉल पॉक्स थी, बहुत ही डेडली बीमारी थी, बहुत खतरनाक बीमारी थी। लेकिन वैक्सीन की वजह से आज अपना भारत क्या पूरा विश्व इस बीमारी से फ्री है। तो वैक्सीन की इम्पोर्टेंस एक छोटी सी चीज़ से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बुजुर्ग आज बैठे सुन रहे होंगे आपके पॉडकास्ट को, वो इसकी गहराई समझ रहे होंगे कि वो कैसी बीमारी होती थी। तो जो भी वैक्सीन्स हैं वो सारी वैक्सीन्स बच्चों को लगवानी चाहिए। और एक अच्छी बात क्या है, इस समय केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम चल रहा है, इंद्रधनुष प्रोग्राम। उसमें वो सारी वैक्सीन इंक्लूडेड हैं जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और छोटे छोटे गांव में भी अवेलेबल हैं। ANMs जाती हैं उनको लगाने के लिए, जाते हैं, वो बॉक्सेस लेकर गाँव जाती हैं जी। तो मेरी सबसे अपील है, वैक्सीन ना छोड़ें। देखिए, मैं आपको एक दुष्प्रभाव बताता हूँ। कोरोना के समय में 2-3 साल रूटीन वैक्सीनेशन हमारा हैम्पर्ड हो गया, कमज़ोर पड़ गया। उसकी वजह से वो बीमारियाँ जो वैक्सीन रूटीन में जो लगती रहती थी, वो बीमारियां जिनको हम बच्चों के डॉक्टर होने के बावजूद भी इक्का दुक्का केस कभी देखने को मिलते थे, मतलब ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गए थे, ऑलमोस्ट उस स्टेज पे पहुंच गए थे, वो दोबारा वापस आने लगी। चाहे वो गला घोंटू हो, डिप्थीरिया जिसको हम बोलते हैं, चाहे टिटनस हो, चाहे कुकर खांसी हो, ये बीमारियां दोबारा आने लगी हैं। अब फिर इसको जो वैक्सीनेशन है सरकार उसको और स्ट्रेंथन कर रही है और मजबूत करने जा रही है। तो और दूसरा, आपको कोरोना की वैक्सीन का आपने सुना ही है। तो मुझे लगता है वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए, हर बच्चे को। ये हमारे जो पेरेंट्स हैं, ये उनका उत्तरदायित्व है कि अपने बच्चों को वैक्सीन से प्रोटेक्ट करें। और जन्म से लेके 5 साल तक मेन इंपॉर्टेंट वैक्सीन होती हैं। खास जो वैक्सीन होती हैं वो 1-1.5 साल तक रहती हैं, जो बहुत फ्रिक्वेंटली लगवाना पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे कम होती जाती हैं और 2 साल के बाद तो सीधे 5 साल पर लगवाना होती है। शुरुआत के 1.5 से 2 साल ऐसे होते हैं जब फ्रिक्वेंटली वैक्सीन लगवाना होती है। सब जगह उपलब्ध हैं, सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था है, आप उनके यहाँ लगवा सकते हैं। आपको नहीं पसंद है, आप प्राइवेट में किसी के यहाँ भी जाके लगवा सकते हैं, लेकिन लगवाएं जरूर। पोलियो की भी अब वैक्सीनेशन अभी भी होती है? पोलियो अच्छी बात है, हाँ, पोलियो ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड है जहाँ इससे इंडिया से। वो ऐसी बीमारी थी, आप देखते होंगे, जिनको लकवाग्रस्त जो बच्चे हम लोग देखते थे। और ये वैक्सीन का ही कमाल है कि आज की तारीख में भारत पोलियो फ्री है, ऑलमोस्ट, इक्का दुक्का मिल जाते होंगे।
वो भी नहीं मिलती हैं। पाकिस्तान में अभी पोलियो पाया जा रहा है और अपने सराउंडिंग में पाकिस्तान, बांग्लादेश इधर पाया जाता है। तो वैक्सीन का ही ये प्रताप है, वैक्सीन की ये देने की आज हम पोलियो फ्री इंडिया की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। तो ये पोलियो जो है वो जेनेटिकली हुआ करता था? नहीं हुआ करता था। वायरस होता है, पोलियो वायरस। अच्छा, जैसे कोरोना का वायरस होता है, ऐसी पोलियो वायरस। तो मतलब अब वो इरेडिकेट अगर हो चुका है, मतलब अब तो ये ड्रॉप्स की जरूरत अब नहीं है? नहीं, ड्रॉप्स की ज़रूरत है। देखिए, ड्रॉप्स की ज़रूरत इसलिए इकट्ठी जो सरकार एक साथ पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाती है, पूरे एक क्षेत्र के बच्चों को एक साथ एक ही टाइम पीरियड में वो ड्रॉप पिलाई जाती है। इससे एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, पूरी सोसाइटी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, एक लेयर बन जाती है पूरी, और वो प्रोटेक्ट करती है सब बच्चों को। तो उस हार्ड इम्यूनिटी से वो बच्चे तो प्रोटेक्ट होती हैं जो ले रहे हैं, कुछ बच्चे वो भी प्रोटेक्ट होते हैं जो नहीं ले पा रहे हैं। तो ये उसकी इम्पोर्टेंस है। इसलिए जब तक पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है, सरकार का एक पूरा एक तंत्र बैठा हुआ है इस पर विचार करने के लिए कि हमें कब देना है, कितना देना है, कब बंद करना है। तो उसको ज़रूर विश्वास रखें, उसको दिलाते रहें। अच्छा, कोविड वैक्सीन्स की आपने बात करी। कोविड की जो वैक्सीन थी उसके बाद हम देख रहे हैं काफ़ी न्यूज़ में भी ऐसा आ रहा था कि जिन जिन ने वैक्सीन ली है, काफ़ी लोग जो हैं, अब तो 17-18 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, इनमें भी केसेस आ रहे हैं कि हार्ट अटैक्स बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि यही वजह है जो हार्ट अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोविड वैक्सीन से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि अभी रिसर्च चल रही हैं इस पे। आज ही रिसेंटली मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक जगह कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आया इसका रेफरेंस। लेकिन अगर हजारों में किसी एक को होता भी है तो उसको हम कॉमन नहीं कह सकते हैं। पोलियो, आपको शायद पता हो या नहीं हो कि पोलियो वैक्सीन से भी पोलियो हो जाता है। अच्छा। हाँ, वो वैक्सीन की वजह से होने वाला पोलियो उसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे भारत में पोलियो दैट पर्सन इज जस्ट अनलकी। यस, यही कोविड के लिए है। जैसे मैं हूँ, मैंने बट ये तो बच्चों की आप कह रहे हैं कि वो मतलब हजारों में, लाखों में एक केस हो, लेकिन अभी बड़ों में तो बहुत प्रोमिनेंट हो गया। ये टेंडेंसी बढ़ी है। अब ये पोलियो की कोरोना वैक्सीन की वजह से है या कई और कारण है। जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, बिल्कुल हम लोग सेडेंटरी हैबिट्स। लेकिन अभी रिसेंटली ये केसेस क्योंकि ये बड़े हैं, डेफिनेटली ये एक स्टडी का, एक रिसर्च का सब्जेक्ट है जिस पे चल रहा है, और बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल से इसके जो आंकड़े हैं वो हमारे आपके सामने होंगे, तब मैं ऑथेंटिकली ये कह पाऊंगा कि इसकी वजह से है या नहीं है। अच्छा, हम चूंकि आपसे स्टार्टिंग में आपके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन हमने ये भी सोचा था कि हम थोड़ा आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछें, क्योंकि डॉक्टर्स होते हैं, लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो जाती है, सुबह से ही आप क्लिनिक पे पहुंच जाते हैं, शाम को रात तक फ्री होते हैं, कुछ अपने लिए समय मिलता है निकालने का? देखो, पहली हॉबी तो मेरी जो बच्चे हैं बीमार, उनकी सेवा करना। हाँ। दूसरी हॉबी है मेरी बुंदेली म्यूजिक। हाँ, बिल्कुल, मैंने बहुत सुना है इस बारे में आपका। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, तो बुंदेली म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, सुनना भी, सुनाना भी। और मुझे लगता है कि हमें अपनी बोली पे गर्व होना चाहिए। देखिए, आप मेरी क्लिनिक पे आती हो, बिल्कुल। मैं अपने कोई भी मरीज होता है उससे कोशिश करता हूँ बुंदेली में बात करने की। कई बार तो ऐसा होता है वो अंग्रेजी में बात करते हैं, मैं बुंदेली में जवाब देता हूँ। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे कम से कम खड़ी बोली में बोलना चाहिए। बट मुझे ये लगता है कि मैंने देखा है कि जैसे मान लीजिए हम गुजरात गए, वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग भी, वेल टू डू फैमिली के लोग भी जब आपस में मिलते हैं तो गुजराती में बात करते हैं, पंजाब में पंजाबी में बात करते हैं, बंगाल में प्राइड मानते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ उल्टा है, यहाँ जो बुंदेली बोलता है उसको समझते हैं कि ये तो बिल्कुल ही गंवार आदमी है। बिल्कुल, हाँ। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि उनके लोगों का ये मिथ खत्म हो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, डॉक्टर भी बुंदेली बोल सकता है, वो अंग्रेजी भी उतनी फ्लुएंटली बोल सकता है, खड़ी बोली भी बोल सकता है, और अपनी खुद की बोली भी उतनी प्राउड के साथ बोल सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बुंदेली बोली मैं पसंद करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ। मैं चूँकि बुंदेलखंड का हूँ तो बुंदेलखंड के लोगों के पास भी ये पॉडकास्ट जाएगा, वैसे तो पूरे भारत में और बाहर भी जाएगा। पर मैं चाहता हूँ जो बुंदेली लोग हैं वो कम से कम वो लोग तो अपनी बुंदेली बोली में बात करें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेगनेंसी पीरियड। उस टाइम पे जो लेडीज़ होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं अभी मैं कह रही हूँ, ये जो हमारी जनरेशन है, मेरी ही एज की काफ़ी मेरी फ्रेंड्स हैं, दे आर प्रेग्नेंट और दे आर हैविंग बेबीज़ राइट नाउ। तो उन्होंने जब उनका मतलब अभी चूँकि फास्ट फूड का बहुत जनरेशन चल रहा है, तो जब वो प्रेग्नेंट
थी या हैं, मतलब जो भी लेडीज़ होती हैं वो प्रेगनेंसी में अपने फास्ट फूड खाती हैं, इवन अंटिल 8-9 मंथ्स वो खाती हैं और सोचती हैं कि कुछ नहीं होगा। तो इससे कोई इम्पैक्ट क्या बेबी पे पड़ता है, बेबी की हेल्थ पे पड़ता है या फिर मदर की हेल्थ पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, ये बड़ी पुरानी कहावत है। जैसा आप खाओगे वैसे ही आपका मन बनेगा। अगर आप, मतलब मैं खाने की बात कर रहा हूँ पुराणों के अनुसार, अगर आप तामसी खाना खाओगे तो आपका मन तामसी हो जाएगा और उसका असर बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में है। तो जो कुछ भी एक्टिविटीज़ माँ करती है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो खेलने की हो, चाहे वो किसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उन सब का प्रभाव या दुष्प्रभाव दोनों बच्चे पे पड़ते हैं। जो लोग मानते हैं हिंदू माइथोलॉजी को, भारतीय माइथोलॉजी को, वो तो यहाँ तक मानते हैं कि जो वो अभिमन्यु था, वो माँ के पेट में रह के उसने जो चक्रव्यूह को घुसना सीख लिया था, इतना तक प्रभाव पड़ता है। तो जो हम खाते हैं उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। और जो जैसे आप बात करिए फास्ट फूड या जंक फूड, ये मैक्सिमम फूड में ट्रांस फैट्स होते हैं और ट्रांस फैट्स माँ को नुकसान करते हैं। जब माँ को नुकसान करते हैं तो बच्चों को भी नुकसान कर सकते हैं। सात्विक भोजन लेना चाहिए, ईश्वर ने खाने की इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, उनको लेना चाहिए। और जहाँ तक फास्ट फूड की बात है, ऐसा कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़ तो उनके बहुत मन चलते हैं, क्रेविंग्स बहुत होती हैं। यस, होती है डेफिनेटली। तो आप लीजिए, बट उसको डेली लेना है ऐसा नहीं है। भाई आपको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, आप हफ्ते में 1 बार ले लें, 2 बार ले लें, और सुबह दोपहर शाम भी अगर आप खाते हैं तो ये नुकसान है ना। हमें ये नहीं करना है। अपने लिए भी फर्स्टली, प्रायरली अपने लिए भी, प्राइमरली, और सेकेंडरली आपके बच्चे के लिए भी। तो इसलिए फास्ट फूड खाएं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको रूटीन की डाइट बना लें, ये गलत है। अच्छा, ऐसे ही दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम पर लोग मतलब जो बूढ़े पुराने लोग हैं हमारे घरों में होते हैं, वो कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा किया करो, झाड़ू पोछा लगाया करो, और भी मतलब वॉक किया करो, ये सब कुछ किया करो। तो ये करना चाहिए, मतलब ये जो झाड़ू पोछा लगा के झुक के काम करना है, चलना है, इस सब से बेबी पर कोई इफेक्ट पड़ता है? जो प्रेसियस प्रेगनेंसी है या रिस्क प्रेगनेंसी है, उनकी बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन नॉर्मली बिल्कुल सब कुछ करना चाहिए, बल्कि उसके फ़ायदे ही हैं। मैं देखता हूँ डिलीवरी के, चूँकि मैं अटेंड करता हूँ डिलीवरी, गांव की लेडी की डिलीवरी और शहर की लेडी की डिलीवरी में, दोनों की फिजिक में अंतर देखता हूँ। गांव की लेडी बिल्कुल दुबली पतली होगी, उसका सिर्फ जो यूट्रस है वो दिखेगा, पेट बढ़ा हुआ दिखेगा। शहर की लेडी का पूरा जो शरीर है उसमें सूजन पाई जाती है। 90% केसेस की बात कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जैसी शहरों में लेडी प्रेग्नेंट हुई, उसको रेस्ट, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, आराम करो। और उसकी वजह से भी ये, उसका भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर लेडी के साथ होता है, लेकिन ऐसा होता है। तो पुराने के ज़माने में जो लेडी होती थी, तो घर के सारे काम करती थी और बिल्कुल डिलीवरी के समय अपना जाके दाइयों के या डॉक्टरों के पास जाके अपनी डिलीवरी करा लेती थी और नॉर्मल घूमती थी। अब ऐसा नहीं है। तो सारे काम करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में करना नुकसानदायक हो सकता है, या अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है तब आपको नहीं करना, अदरवाइज क्रिटिकल स्टेट है तो आपको अवॉइड करना, अदरवाइज करना है। बहुत हैवी काम ना करें, जैसे आप बड़ी हुई बाल्टियाँ उठा रहे हैं, ये सब ना करें, बट जो लाइट वर्क है, एक्सरसाइज वगैरह, हाँ, कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। आजकल तो प्रेग्नेंट विमेंस के लिए अलग से एक्सरसाइज भी बताते हैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही एक और चीज़ है, लोग कहते हैं कि जब बेबी वूम्ब में होता है तो वो तब भी सुन पाता है माँ क्या बात कर रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं, उससे बच्चे को इफेक्ट पड़ता है। लोग कहते हैं कि अगर ग्रंथ हम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं, जैसे आपने अभी बताया, उदाहरण दिया, तो वैसे ही क्या बच्चा सुन पाता है उस टाइम तक? मुझे जो सवाल है वो बड़ा बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि अगर हम अपनी माइथोलॉजी पे जाएं तो ज़रूर सुन सकते होंगे, तभी अभिमन्यु ने वो सब सीखा था। और आज की साइंस के अनुसार भी हो सकता है कुछ सुन पाते हो, मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता, बट मैंने यहाँ तक नहीं पढ़ा है कि वो सुनता होगा। दूसरा, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, बच्चा सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। जो फीटल स्पेशलिस्ट होते हैं, अब बड़ा कठिन है इसका उत्तर मेरे लिए दे पाना, बट मैं ये मानता हूँ कि चूँकि हिंदू माइथोलॉजी में, भारतीय माइथोलॉजी में ये है, तो हो सकता सुनते होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। और कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि म्यूजिक अगर बजता है तो बच्चे आनंदित होते हैं,
उनके मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं। अच्छा। डेफिनेट सी बात है, वो सुनते ही होंगे थोड़ा बहुत, बिल्कुल। तभी ये बात है। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन हैं। सर, कुछ एडवाइस पेरेंट्स के लिए हम चाहते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ की मदर्स हैं, फादर हैं, उनके लिए चाहते हैं कि आप क्या देना चाहेंगे? पहली एडवाइस तो मेरी ये है कि जो भी प्रेग्नेंट मदर है वो इंश्योर करे कि जब उसके बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो वहाँ पे कोई ना कोई बच्चे को टैकल करने वाला एक बंदा होना चाहिए। वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो ट्रेंड दाई भी हो सकती है, वो कोई भी बच्चे डिलीवरी के बाद बच्चे को रिसस्टेट करने वाला कोई भी एक बंदा होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि कई बार आपने सुना होगा कि बच्चा पैदा हुआ लेकिन पैदा होने के बाद रोया नहीं। तो ऐसे बच्चे जो पैदा होने के बाद नहीं रोते हैं, उनको कोई ना कोई मानसिक या शारीरिक विकलांगता होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उस चीज़ को हम रोक पाएँ, इसके लिए ऐसे व्यक्ति का डिलीवरी के समय होना ज़रूरी है, जो डिलीवरी के बाद बच्चे को इस चीज़ से निजात दे सके। अगर वो सांस नहीं लेता है तो उसको सांस दे सके, ऑक्सीजन दे सके। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जन्म से लेके 6 महीने की उम्र तक माँ को सिर्फ अपना दूध देना है, बकाया ना घुट्टी देना है, ना जायफल देना है, ना शहद देना है, कुछ चाय भी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। तीसरी बात यह है कि 6 महीने के बाद उसको सेमी सॉलिड और सॉलिड देना शुरू कर देना है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज के परिप्रेक्ष्य में है, वो ये है कि अपने बच्चों को मोबाइल की लत नहीं लगानी है। उसका भविष्य आपको संवारना है, बिगाड़ना नहीं है, तो उसको आप मोबाइल से दूर रखें। ये 4-5 पॉइंट हैं, बकाया तो बहुत सारे हैं जो मैंने बताया, लेकिन ये ऐसे पॉइंट हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये समाज में पहुँचे, और अगर 100 में 10 लोग भी आपके इस प्रोग्राम को सुन के इसको फॉलो करने लगते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा आपका ये प्रयास सफल रहा। बहुत बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट रहेंगे इसके। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ आज मौजूद होने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हमने ऐसे मिथ्स पर भी बात करी, फैक्ट्स पर भी बात करी, और बहुत सारी ऐसी ये जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है, मुझे लगता है जो न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं उनके लिए भी, और जो मिड एज के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी। हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आप जो है क्या सोचते हैं। अगर आप एक न्यू मदर हैं, न्यू फादर हैं, तो क्या कुछ ऐसे और मिथ्स हैं जो आपको लगता है कि उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो हमारे डॉक्टर हैं, हम उनको वापस से लाएंगे, और हम अपनी स्क्रीन पर जो है सर के नंबर्स भी लिखेंगे, एड्रेस भी लिखेंगे। वात्सल्य हॉस्पिटल झांसी में है, उत्तर प्रदेश का झांसी है, और यहाँ पर बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है वात्सल्य हॉस्पिटल। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता एक बहुत ही जो है मंझे हुए डॉक्टर हैं, और हमारे फैमिली के और इसके हमारे आसपास भी जितने लोग हैं, बहुत लोगों को हमने इनके बारे में कहते हुए सुना है, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं हमारे आसपास वो इन्हीं के पास जाते हैं दिखाने के लिए। तो सर, आपके जो है डिटेल्स हम ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, और हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। हमारे एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द साक्षी राय पॉडकास्ट के जो है जो दर्शक ये देख रहे हैं, हम आपसे ज़रूर ये आशा करेंगे कि आप हमारे चैनल को फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आशा करते हैं कि ऐसे ही नया नया कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, और इंटरेस्टिंग लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। ज़रूर आपके सामने ऐसे लोगों को लाएंगे। आप जो बातें चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आप कि किसको नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं हमारे मेहमान के रूप में। थैंक यू सो मच सर, हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू साक्षी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।